हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और कल पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बच्चों हम लोग चैप्टर शुरू कर रखे थे और चैप्टर के अंदर आप पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी। और इसी में हम सत्ता की साझेदारी में सबसे पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को समझा। सत्ता की साझेदारी के अंदर हमने बेल्जियम और श्रीलंका की जो प्रेजेंट कंडीशन थी उस कंडीशन को समझने का प्रयास किया कि भाई क्या कंडीशन है, किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। इन सबको जानने के बाद, पहचानने के बाद इन सबको हमने आपका देख लिया और समुदाय क्षेत्र पर इन सब चीजों की हमने आपका बात भी कर ली और इनको हमने देखा। ठीक, इनको बोलने के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यक आपका संख्यकवाद को हमने असरदार आपका इन सब चीजों को आपका दिखाई दिया और इस पे हमने एक एक करके आपका बात की। सिंघोली, तमिल, इन सब चीजों की बात क्या थी, इन सब चीजों को हमने देखा और जानकर एक एक कर हमने इन सब चीजों पर आपका बात की। ठीक, और इन्हीं को हम आपका जो है गौर करके भी आपका देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और कैसे किस तरीके से ये चीजें हो रही है। ठीक, तो एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए। ठीक, तो हमने बेल्जियम की कहानी को पढ़ा। अब आप मुझे बताइए, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच की कंडीशन में सबसे अच्छा निर्णायक बेल्जियम का था या श्रीलंका का? देखकर आप मुझे बताइए। तो एक बार आप नीचे अच्छी स्थिति को देख सकते हैं और इसमें आपका बात भी कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही थी आपका श्रीलंका की। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब सुनो, तो ये हमने बेल्जियम की कहानी को सुनकर पढ़कर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने का और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या किस तरीके से है, कैसा कुछ है। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी कि सामुदायिक सरकार। अब आपने दो लेवल पर आपने गवर्नमेंट देखी होगी, एक होती है सेंट्रल लेवल पर, एक होती है स्टेट लेवल पर, एक होती है जो हमारी ग्रामीण है, जो लोकल है, लोकल एरिया पर। भाई सेंट्रल में केंद्र सरकार होगी जिसको हम लोग आपका प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व वाली सरकार कहते हैं। एक मुख्यमंत्री वाली सरकार जो राज्य में होती है। एक ग्राम प्रधान स्थानीय लेवल की सरकार होती है, उसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। सरकार का चुनाव एक ही भाषा वाले लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं भाषा वाले, अब यहाँ है फ्रेंच, डच, जर्मन, यानी कि डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहते रहे हैं कि इस सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इन सारे फैसले लेने का क्या है, इनको अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगता होगा, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसके मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विचार विराम लगा है, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर टुकड़ों में बट गया है। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। देखिए, चाहे आपका श्रीलंका हो चाहे आपका बेल्जियम हो, दोनों ही कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं। फिर भी सत्ता में साझेदारी का सवाल उन्हें अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। दोनों कंट्री कैसी हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन निपटा कैसे रहे हैं, अलग अलग पैटर्न और प्रोसीजर से वो चीजों को निपटा रहे हैं। ठीक, बेल्जियम के नेताओं को लगता था कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता संभव है और एक एहसास के चलने से दोनों पक्ष की सत्ता की साझेदारी करने में सहमत हुए हैं। श्रीलंका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। यह पता चलता है कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता को हिस्सेदारी में बराबर न देने का फैसला करता है। अब बेल्जियम में जो भी था उन्होंने अपनी चीजों को बैलेंस किया, सत्ता को दोनों पक्ष में चलाने का मौका दिया, संसाधनों को बराबर आपका बांटा, इन चीजों में हिस्सेदारी दी। इसे देश की एकता का संकट में पड़ सकती है। क्या होती है, जिससे जो एकता है वो आपका संकट में पड़ सकती है और इसको हम आपका देखते भी हैं कि कैसे आपका संकट में चीजें
पढ़ रही हैं। तो सच्चाई साझेदारी आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आपका देख लीजिए, ठीक। और बाएं तरफ से जो कार्टूनी है इन समस्याओं को आखिर पर हम लोग बात करेंगे। बाएं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी एक संकेत दिया है। ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक आपके संकेत हैं। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक नाम की दो बड़ी पार्टियों का संगठन है। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। सन 2005 के चुनाव में से अपने बूते पर बहुमत लाने का मिला इनमें गठन सरकार की बननी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत अलग अलग पक्ष ले गए, फिर भी सरकार मिलकर चलाई गई। क्या चली? सरकार मिलकर चली, ठीक। ये देखें कि घातक हो सकता। अच्छा, अब यहां शुरू करेंगे सत्ता की साझेदारी, कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये देखिए सत्ता की जो साझेदारी है वो आपका क्यों जरूरी है, ये हमको इसमें इस प्रकार सत्ता के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला है का बंटवारा ठीक, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्से देने राजनीतिक व्यवस्था के दायित्व में अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय अच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, और आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का अंत सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही परेशान करना के लिए पैदा नहीं हुई है, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जाती है, वह यह बात कही है और गहरी है कि सत्ता के साझेदारी में दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जो सत्ता की साझेदारी है इसमें क्या है, असल में लोकतंत्र की आत्मा है। ये ध्यान रखिए। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, दरअसल लोकतंत्र की सोल ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या है? सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोगों को शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांट ना जाए इस तरह से ढेरे रखती हैं, और वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी माध्यम से सभी समूह से आपके जुटाती है। कैसी होती है? सभी समूहों में आपका जुटती है। इसको हम लोग आपका देखते हैं। इसमें दो तर्क एक साथ प्रयुक्त हैं और दोनों दूसरों को नैतिक तर्क कहा जाता है, ठीक। प्रयुक्त समझदारी का अर्थ लाभकार परिमाणों पर जोर देता है, जबकि नैतिक सत्ता के बंटवारे पर। प्रयुक्त यानी कि समझदारी क्या कह रहा है कि तर्क को आप जो है लाभ को बांटने के परिमाण में, जबकि नैतिकता क्या कह रहा है, सत्ता के बंटवारे की बात करता है। तो समझदारी लाभ पर जाती है और नैतिकता आपका इक्विवेलेंट पर जाती है, ठीक। तो ये हमने इतना देख लिया, और इसमें देखिए और आपका बात करिए, ठीक। और इस पर हम आगे बढ़ेंगे। देख लिया आपने, ठीक। और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, देख लिया, चलो। तो अब इससे आगे की हम लोग आपका बात करें। खलील की उलझन। खलील कोई व्यक्ति है और वो कुछ चीजों को लेकर समझ गया है, उसके मन में कुछ प्रश्न आ गया है, हलचल मची है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। जैसा होता आया है कि इस बार विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसके पीछे बैठा था। कहानी सुनी होगी विक्रम बेताल वाली, उसके पीछे बैठा था। हमेशा की तरह यह सोच कर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, ठीक। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। व्यक्ति कौन है? खलील। बेरूत शहर है। अब आपको ढूंढना है बेरूत कहाँ का शहर है। बेरूत। उसके जो मदर और फादर थे वो अलग अलग आपके समुदाय के थे,
पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई यानी कि रूढ़िवादी ईसाई थे, माता आपका सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं कि कोई क्रिश्चियन फैमिली से है, कोई मुस्लिम फैमिली से, कोई और बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे रहते थे मेलझोल से, गृह युद्ध एक दूसरे से लड़ते थे। खलील का एक चचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। कहाँ मारे गए थे? बेरूत की लड़ाई में आपका जो गृहवार हो रखा था उसकी लड़ाई में वो आपका मारे गए थे। ठीक। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान में सारे नेता एक साथ मिलकर विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर कुछ बुनियादी आपकी सहमति हुई। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मिन्नाटो पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। इन्होंने डिसाइड किया कि जो देश का राष्ट्रपति बनेगा वो कौन होना चाहिए? मैनोनाइट पंथ का होना चाहिए। ठीक। और उसमें भी कोई कैथोलिक ही हो। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। अब उन्होंने नियम बना दिया कि भैया अगर आप प्रधानमंत्री बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा तो कैथोलिक होगा, और प्रधानमंत्री बनेगा तो सिर्फ सुन्नी ही मुसलमान हो सकता है। उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो सकता है, और संसद के अध्यक्ष आपके शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। यानी कि इन्होंने सबसे पहले फिक्स कर दिया कौन सा पद किस धर्म के आधार पर किसको मिलेगा। राष्ट्रपति मेनोराइट, प्रधानमंत्री सुन्नी, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और आपका शिया मुसलमान आपका इसका अध्यक्ष बनेगा। क्लियर हुआ? ये इन्होंने आपका डिसाइड किया कि हमारे यहां इस तरीके से चलेगा। इस समझौते के अनुसार ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, और उन्होंने कोशिश की चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपका इस संरक्षण की मांग उनसे नहीं कर सकते। और मुसलमान जो आपके वहां हैं को भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़नी होगी। यानी कि उन्होंने पहले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन किसको कैसे कैसे जो आपके पद हैं वो उनको मिलेंगे। ये उन्होंने आपका डिसाइड किया। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप पीछे चलेंगे तो आपको अपने बेल्जियम की कहानी को पढ़ा और श्रीलंका के एग्जाम्पल को भी हमने देखा। तो अब आपने यहां खूब अच्छे से देखा था कि किस तरह से आपका श्रीलंका में कौन कौन से समूह आपका निवास कर रहे थे। कहीं पर सिंघाली थे, कहीं पर श्रीलंकाई आपका तमिल थे, कहीं भारतीय तमिल थे, कहीं आपका मुसलमान थे। लेकिन इस तरीके से उन्होंने कोई भी आपका सेपरेशन नहीं किया कि राष्ट्रपति बनेगा तो आपका सिंघाली बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेगा तो आपका श्रीलंकाई तमिल बनेगा। इस तरीके से कोई भी उन्होंने अपने यहाँ ये चीजें नहीं बांटी। हालांकि उनके यहाँ प्रभुत्व का भले ही जनसंख्या के दौर पर रहा हो। जबकि आप अगर बेल्जियम के एग्जाम्पल को देखते हैं तो बेल्जियम में भी आपको ये चीजें अच्छे से आपको समझ आएंगी कि कौन से क्षेत्र में आपका जो लोग डच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच वाले थे, किस तरीके से था। इन्होंने भी यहाँ बड़ी समझदारी के साथ अपना चीजों को निपटाया। जबकि जो हम खलील वाली चीजों को पढ़ रहे हैं इसमें देख रहे हैं ठीक बेरूत शहर की कहानी। तो बेरूत में पहले ही डिसाइड कर लिया गया था और ये स्पष्ट कर दिया गया किसके पास, किस धर्म के व्यक्ति के पास या जाति विशेष के पास कौन कौन से पद को पहले ही आपका रिजर्व कर दिया। ये राष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, ये चीजें आपका डिसाइड हो चुकी हैं। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हुआ तब दोनों ही आबादी लगभग बराबर थी। दोनों ही आबादी कैसी थी? लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी समझौता आदर करते हुए को मान रहे थे। कैसे हुआ? उन दोनों को आपका मान रहे थे, स्पष्ट समझौता। ठीक। खलील इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगी। अब खलील को लगा भाई जो आप समझौता कर रहे हो, जिस तरह की तयपाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ी है, कुछ तो इसमें हलचल है, ठीक नहीं है मामला। राजनीतिक महत्व वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकते। वह ना तो मां के धर्म को मानते हैं और ना ही वो आपके पिता के धर्म को। असल में
वह चाहता ही नहीं है कि किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसकी एक अलग है कि अगर आप किसी व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को किसी धर्म के आधार पर मत पहचानिए। ना माँ का धर्म देखिए, ना पिता का धर्म देखिए। लेबनान में अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह ही क्यों नहीं चल सकता? कह रहे अगर आप बाकी में डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो जिस तरह से और लोगों में और देशों में चलता आया है कि चुनाव लड़ेगा कोई भी किसी भी धर्म जाति विशेष का कोई ऐसा है नहीं रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी उप प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी पार्लियामेंट का अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर आप औरों की तरह क्यों नॉर्मल नहीं चला रहे? आप सिर्फ चुनाव करवाइए और हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, और जिससे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो व्यक्ति ज्यादा वोट पाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें जितने बड़े बुजुर्ग गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने गृह युद्ध देखा है, जिन लोगों ने वो दौर झेला है, वो क्या कह रहे हैं कि इस बात की गारंटी नहीं है कि सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है। भैया जोन सी व्यवस्था हम बना रहे हैं, और ये ऐसा वहाँ के जो बड़े वर्ग बुजुर्ग हैं उन लोगों का कहना है कि पहले ही आप पदों को रिजर्व कर दीजिए, राष्ट्रपति इस धर्म का बनेगा, उपराष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका और राष्ट्रपति, तो चीजों की समाधान समस्या बड़ी आसान हो जाए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वे टीवी टावर के पास पहुंच गए, वहां के रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी ही कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। ठीक, अगर आपको बेबीलोन का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? बताइए। अब विक्रम से बेताल पूछ रहा है, मान लीजिए आप लेबनान का कानून बना रहे हैं, तो आप क्या लिखते? उस कानून में आप बदलाव करते तो क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था को चलाते या आप कुछ नया करते? विक्रम और बेताल अपनी बीच हुए समझौतों को कभी नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है या आप फिर भी बताते हैं कि मोटरसाइकिल जमा हो जाएगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? अब विक्रम और बेताल की बात हो रही है तो आप पूछ रहा है क्या आप उनके बारे में जवाब देने में मदद करोगे? अब मैं यहाँ विक्रम को हटाकर आपका नाम घेरता हूं कि अगर आपको लेबनान का कानून बनाने का मौका मिले, चेंजेस करने का मौका मिले, तो आप कौन सी व्यवस्था अपनाओगे? जो बना रखी है उसको चलाओगे, या कुछ नया बनाओगे, या कुछ उसमें ऐड ऑन करोगे? जो भी आप कर सकते हैं करिए, बताइए क्या हो सकता है। आप लोगों के पास ऑप्शन, जल्दी कौन बच्चा बताएगा? फास्ट। देख लिया यहां तक? कोई क्वेरी? अब आप मुझे बताइए किस तरह से करेंगे बंटवारा। भाई मैं होता तो मैं तो सिंपल एक ही काम करता कि देखिए सब लोगों को समान अधिकार है, सब लोग वोट दीजिए, जो अच्छे वोट पाता वही राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री, उन्हीं के द्वारा ही उपराष्ट्रपति, पक्ष और विपक्ष मिलकर शासन को चलाते। जिस तरह की हमारे देश में पार्लियामेंट्री व्यवस्था है वो व्यवस्था हमें सबसे सही और उचित और वर्तमान में सबसे प्रासंगिक महसूस होती है, क्योंकि हर वर्ग जाति धर्म लिंग को समानता का अधिकार में प्रोहे रखी है। तो ये सारी चीज होती और मैं उसी के अनुसार बोलता। भैया मेरा सब कुछ इसी के अनुसार आपका चलना चाहिए और इसी के अनुसार आपका होना चाहिए। अब सत्ता की साझेदारी का रूप, कि अगर आप सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं, किस किस रूप किस किस पैटर्न में, वो सारी चीजें आपकी चल सकती हैं। इनको देखने की बात और इनको देखने का विषय हमारे सामने होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। लंबे समय से ही यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर आप फैसले लेते हैं कि शक्ति बिखर गई है तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतांत्रिक एक ऐसी बुनियादी सिद्धांत है इसमें जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। कैसा है? जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। किस पे? स्व संस्थाओं के माध्यम से ही लोग अपना
शासन चलाते हैं, ठीक, और उसी के अनुसार शासन चलता है और यही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। क्लियर है? तो हम आज के लिए 27 आजादी में आगे ना बढ़ते हुए इतना ही हम लोग करेंगे और इतना ही हम विक्रम और बेताल की जो कहानी है इस तक देखेंगे और इसी को इतना आपका जो है देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए, फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने पूरी चीजों को पढ़ा, एनालिसिस किया। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।